गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत आज हम शुरू करने वाले हैं एक और टेक्निक, एक और विधि जिसके माध्यम से जो है निर्देशनकर्ता आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है या बालक से संबंधित सूचनाओं की एक रूपरेखा या सही जानकारी को एकत्रित कर सकता है, जिससे कि उचित निर्देशन का कार्य संपन्न किया जा सके। वह विधि है अनुस्थिति मापनी यानी कि रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल यानी कि एक तरह से कहा जाए कि किसी के व्यवहार, स्वभाव, विचार, अभिवृत्ति को कहा जाए कि एक रेटिंग प्रदान करना कि उसकी विचार या उसकी जो अभिवृत्ति है उसका स्तर क्या है, वो बहुत अधिक उसके प्रति पॉजिटिव है या उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि उसके जो विचार हैं, जैसे कहते हैं कि बच्चे गुलाब के फूल को बहुत अधिक पसंद करते हैं। अब गुलाब के प्रति बालक की अभिवृत्ति को जानना या बालक के जो भाव हैं उसके प्रति, उन भावों को समझना या उसके गुलाब के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं उसको जानने के लिए हम रेटिंग स्केल का उपयोग करते हैं। तो उसमें क्या है, कोई बालक है जो सामान्य के हाँ ठीक है, पसंद है, बुरा नहीं है, मैं पसंद करता हूँ, लेकिन गुलाब का फूल देखते ही उसको तोड़, ऐसी मेरी प्रवृत्ति या मुझे इतना भी पसंद नहीं है। एक बालक के पसंद के स्तर का पता लगा तो वो क्या, मेरे को इतना पसंद है कि मैं गुलाब के फूल को देखकर नहीं रुक सकता, तो वो उसकी उस अभिवृत्ति को पहचाना है। कहने का मतलब कि उसकी पसंद नापसंद के स्तर का पता लगाने के लिए हम रेटिंग स्केल का उपयोग कर सकते हैं। तो रेटिंग स्केल के अंदर ये कहा जाए कि किसी विशेषता या गुण की गहराई का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रेटिंग स्केल को ये कहा जाए कि रथ ने जो परिभाषित किया है, उन्होंने उसको कुछ शब्दों के माध्यम से हमें परिभाषित शब्दों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। रथ स्ट्रेस के अनुसार अनुस्थिति निरीक्षण का सार होता है। अनुस्थिति निरीक्षण का सार अनुस्थिति निरीक्षण का सार होता है, यानी कि जो हमने निरीक्षण किया है उसकी वास्तविक गहराई या वास्तविक स्तर का पता लगाने का कार्य अनुस्थिति मापनी के माध्यम से किया जाता है। एक और इनकी परिभाषा के अनुसार रथ की ही एक परिभाषा या उनके और विचार हैं, उसके अनुसार अनुस्थिति के आधार पर अनुस्थिति के आधार पर किसी गुण विशेष की गहराई किसी गुण विशेष की गुण विशेष की गहराई का निर्धारण किया जाता है। निर्धारण किया
अनुस्थिति के आधार पर किसी गुण विशेष की, किसी गुण विशेष की गहराई, इसका गहराई का निर्धारण किया जाता है। यानी कि किसी में जो गुण है उस गुण का स्तर क्या है, सामान्य है, विशिष्ट है, बहुत अधिक विशिष्ट है, यानी कि उसके गुण का जो है उन गुणों के स्तर का पता लगाने के लिए अनुस्थिति मापनी का पता या उपयोग किया जाता है। इस आधार पर अनुस्थिति मापनी की जो विशेषताएं हैं, अगर हम इसको और अधिक उसकी विशेषताओं के आधार पर समझने का प्रयास करें तो अनुस्थिति मापनी की जो विशेषताएं हैं उसमें कि इसको समझने के लिए हमें इसकी कुछ विशेषताओं को भी जानना होगा, तब हम इस चीज को और अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। हालांकि दो परिभाषाओं के आधार पर इतना तो समझ में आया कि अनुस्थिति मापनी क्या है कि जो किसी गुण विशेष या विशेषता की गहराई का पता लगाने में हमें सहयोग प्रदान करते हैं। इसकी पहली जो विशेषता है वह है अभिभावकों के लिए आलेख तैयार करनी है। शिक्षक और अभिभावकों के लिए आलेख तैयार शिक्षकों व अभिभावकों के लिए आलेख तैयार करने में सहायता करती है। आलेख तैयार करना, आलेख तैयार करने से तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर बालक से संबंधित एक सूचनाओं का पूरा व्यवस्थित ब्यौरा तैयार करना होता है कि बालक का किसी विषय के प्रति कितना अत्यंत योग्यता है, किस तरह की क्षमताएं हैं, क्योंकि क्षमताएं चार बालकों में समान सी हो सकती हैं लेकिन उनके स्तर में अंतर हो सकता है। कोई बहुत अच्छे से करता है, कोई सामान्य ढंग से करता है और कोई कर लेता है। तो ये चीज, इस अंतर को समझने के लिए, बालक की इसी विशेषता को जानने के लिए हम रेटिंग स्केल का उपयोग करते हैं, जो कि अभिभावक और शिक्षक दोनों के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि दोनों को बालक से संबंधित जानकारियों को एक सही स्तर को जानने का अवसर मिलता है कि बालक की जो योग्यता क्षमता है उसका स्तर कौन सा है, किस तरह का है, इसे समझने में सहयोग मिलता है। अगली बात इसमें है वह है विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश में सहायक। विद्यालयों में प्रवेश में सहायक विद्यालयों में प्रवेश में सहायक यानी कि बालकों को विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने में जो परीक्षाएं ली जाती हैं उसी के आधार पर बालकों की जो योग्यताओं का जो विभाजन है, उनकी क्षमताओं का जो अलग अलग विभाजन किया जाता है या उसमें अंतर किया जाता है, उसका आधार ये रेटिंग स्केल ही होता है। अर्थात कि प्रवेश प्राप्त करने में इसका सहयोग लिया जाता है। अगली बात इसमें है वह है छात्रों की आवश्यकताओं और कठिनाइयों को ज्ञात करना। छात्रों की आवश्यकताओं व
कठिनाइयों को या इस रेटिंग स्केल के आधार पर बालक की क्या आवश्यकताएं हैं और उनकी कठिनाई का स्तर क्या है, उस चीज को समझने में भी सहयोग लिया जाता है कि एक जैसी कठिनाई 10 बालकों को हो सकती है, पर उसका भी अपना एक स्केल होता है, एक अपना स्तर होता है। किसी को बहुत अधिक कठिनाई होती है कि बात समझ में नहीं आई होती है, किसी को केवल एक स्टेप ऐसा है या एक ही पॉइंट ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से वो अटक रहा है। एक को कुछ बातें समझ में नहीं आई होंगी, एक को आधा समझ में आया, आधा नहीं समझ में आया। तो इस तरह से बालक की कठिनाइयों के स्तर को समझना और उसकी आवश्यकताओं कि कितना अधिक वो उस चीज के लिए नीडी है, उसको उसके तथ्य, सूचना, जानकारी, वस्तु जो भी है उसकी उसे कितनी आवश्यकता है, इसको पता लगाने के लिए रेटिंग स्केल का उपयोग किया जाता है। फिर अगला जो इसमें है विशेष जो है वो अधिकांश रूप से काम आता है शोध कार्य। शोध कार्य यानी कि जैसे हमने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रति लोगों की जो अभिवृत्ति है उसका पता लगाना, तो इस अभिवृत्ति को पता लगाने के लिए इस पर शोध करने के लिए हम रेटिंग स्केल का उपयोग करते हैं। जैसे हमने कोई भी कौशल्यार्थ बनाया, कौशल्यार्थ बनाने के बाद हम उसके आंसर को जानने के लिए हम रेटिंग स्केल का उपयोग करते हैं। सहमत, असहमत या पता नहीं या कभी कभी या मतलब अनिश्चित। तो इस तरह से हम उसकी रेटिंग करते हैं कि उसकी सोच या उसकी अभिवृत्ति उसके बारे में क्या है। तो ये अधिकांश रूप से देखा जाए तो शोध कार्यों में अधिक कार्यों में लाया जाता है। फिर प्रेरित करने में सहायक, प्रेरित करने में किसी को भी मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है, तो यह रेटिंग स्केल उपयोग में लाई जाती है कि रेटिंग के आधार पर बालक अपने आप को समझ पाता है कि मुझे और कितनी मेहनत करनी है। यानी कि यहाँ एक तरह से कहा जाए कि बालक को हम स्वयं मोटिवेट कर सकते हैं या बालक स्वयं भी मोटिवेट हो सकता है इस रेटिंग स्केल के परिणामों को जानकर। उसे खुद का मूल्यांकन इसके आधार पर उसे करने का अवसर मिलता है। रेटिंग स्केल के आधार पर उसे जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलता है कि मैंने जो मुझे प्राप्त करना है या मेरा जो अचीवमेंट है उसमें अभी और मुझे कितने सुधार या कितने और अभ्यास की आवश्यकता है। कहने का मतलब कि जो रेटिंग स्केल है जहां वो अभिभावक और शिक्षकों के लिए लाभकारी है, जिसके माध्यम से वे बालक से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करके और बालक का उचित मार्गदर्शन या निर्देशन कर सकते हैं, वहीं पर बालक को स्वयं को समझने में भी अवसर प्राप्त होता है। इसके बाद आता है रेटिंग स्केल की सीमाएं। रेटिंग स्केल की सीमाएं क्योंकि हर चीज आवश्यक नहीं है कि एकदम जो कह दिया उसी के अनुसार काम में ले लिया गया और वह अपने लक्ष्य तक पहुंचे। इसकी कुछ अपनी सीमाएं हैं, कुछ जो बाधाएं हैं जिसकी वजह से हम जो कहें कि इसका उपयोग करने में कहीं कहीं हमें समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इनको जानना भी हमारे लिए अनिवार्य है। तो सबसे पहली चीजें व्यक्तिनिष्ठ मापनी है, व्यक्तिनिष्ठ
व्यक्तिनिष्ठ मापनी है एक ही वस्तु या व्यक्ति के एक ही वस्तु या व्यक्ति के एक ही वस्तु या व्यक्ति के गुण विशेष की रेटिंग में विषमताएं पाई जाती है। ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ माप, यह एक व्यक्तिनिष्ठ मापनी है जिसमें कि एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति, क्योंकि व्यक्तिनिष्ठ क्या है, यानी कि इसमें या तो कोई वस्तु, एक व्यक्ति, एक तक एक विचारधारा के गुण विशेष की रेटिंग की जाती है। ठीक है ना, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही चीज की रेटिंग की जाती है और ऐसी स्थिति में उसमें विषमताएं पाई जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि जिसके प्रति मेरी अभिवृत्ति या मेरा दृष्टिकोण जो है आवश्यक नहीं है कि वे आपका भी वैसा ही हो, आपकी सोच भी वैसी हो इस चीज को। तो ऐसी विषमताओं के कारण, जैसे विषमताएं, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बहुत अधिक जहां लाभ है तो बहुत अधिक नुकसान अधिक है। आप जैसे युवा पीढ़ी कहेंगे कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है इनसे बहुत काम आसान होता और बहुत लाभकारी, यानी कि यहाँ पर हमारी विचारधाराओं में विषमताएं पाई जाती है। वस्तु एक ही है लेकिन हमारी विचारधाराओं में विषमता पाई जाती है। अब ऐसी स्थिति में एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु की विशेषता या गुणों को इसमें नापा जाता है। ऐसी स्थिति में विषमताओं का आना स्वाभाविक है, यानी कि हम लोग पहले कि एक जैसी विचार या हमको जो सत्य सूचनाएं हैं उसकी प्राप्त होने की संभावनाएं कम। अब जिसके प्रति मेरे विचार मैंने अलग व्यक्त किए हैं, आपने विचार बिल्कुल उससे उलट व्यक्त किए। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एग्जाम्पल अभी देखा, आपकी विचारधारा मेरी विचारधारा से एकदम उलट है, तो ये विचारधारा में जो ये अंतर है यह विषमता पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, रेटिंग की विश्वसनीयता में अंतर पाया जाता है। रेटिंग की विश्वसनीयता में अंतर पाया जाता है। क्योंकि रेटिंग की विश्वसनीयता में अंतर पाया जाता है, क्योंकि हम रेटिंग करते हैं तो हमारी जो या जो कहा जाए कि उत्तरदाता जिस चीज के बारे में उत्तर दे रहा है तो उसकी जो विचारधारा है उसमें अंतर होता है। जैसे हमने एग्जांपल पकड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, अगर आपका और मेरा मिलाकर अगर इसमें हम एक शोध करना चाहें या विचारों की अभिवृत्ति का हम पता लगाना चाहें तो हमारी जो विचारधारा, हमारी विश्वसनीयता है उसमें बहुत अंतर होगा। मैं हो सकता है कि मैं एकदम कठोरतापूर्वक कहूँगी कि एक सीमा तक के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उपयोगी हैं, जैसे कि इंटरनेट डिवाइसेस ही नहीं, जैसे जैसे इंटरनेट वगैरह डिवाइसेस नहीं, इंटरनेट वगैरह जो है वर्तमान में जो एक इलेक्ट्रॉनिक या हम ऑनलाइन से रिलेटेड जो भी हम एजुकेशन से या हम सोशल मीडियाज वगैरह हम इससे संबंधित अगर करते हैं तो उसमें निश्चित है कि मेरी और आपकी अभिवृत्ति में बहुत अंतर होगा। शायद मैं कठोरतापूर्वक उसको अस्वीकार करूंगी, आप बहुत स्ट्रांगली उसको एक्सेप्ट करेंगे। कुछ लोग होंगे कि उसको हाँ ना की स्थिति होगी, कुछ
कुछ लोग कठोरता तो है पर बहुत अधिक कठोरता नहीं है, और कुछ लोग एक बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं लेकिन उतना स्ट्रांगली नहीं है जितना कि आप करो। तो ये एक जो विश्वसनीयता, हर एक के विश्वास में अंतर पाया जाता है। मैं विश्वास, जैसे मैं ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करती हूँ लेकिन आप उसमें विश्वास नहीं करते, तो ये एक विश्वास में अंतर पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि रेटिंग स्केल में विश्वसनीयता में अंतर पाया जाता है, इसीलिए इसकी रेटिंग करना आसान नहीं। नेक्स्ट इसमें बात आती है मापनकर्ता व्यक्ति के साथ संबंध। मापनकर्ता व्यक्ति के साथ संबंधों से प्रभावित होता है। संबंधों से प्रभावित होता है, यानी कि जो मापन करता है, जैसे मैं माप रही हूं और आप किसी एक से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, तो निश्चित है कि मेरे जो उसके जो परिणाम है या जो रेटिंग या उत्तरदाता मुझे बहुत अच्छे से जानता है, तो वो ये सोचेगा कि मैं हर वैसा पॉजिटिव आंसर दूं जिसकी वजह से मेरा जो कार्य है उसमें सकारात्मकता या पॉजिटिविटी है। या मैं किसी बालक का रेटिंग स्केल कर रही हूँ तो हो सकता है मैं ये नहीं चाहूंगी कि उसकी कुछ नकारात्मक बातें सबके सामने आए या हमारा उसके ऊपर अधिक फोकस हो, तो हम क्या करेंगे कि उसको मोटिवेशन की दृष्टि से ही समझ लो, लेकिन उसकी उस कमियों पर हम रेटिंग नहीं करेंगे, उसको हम इग्नोर कर देंगे। ये यूँ कहा जाए कि जितना स्ट्रांगली हमें उसको हाईलाइट करना चाहिए हम उसको उतना स्ट्रांगली हाईलाइट नहीं करेंगे। अर्थात यहाँ पर जो एक हमारी पक्षपात या हमारी जो स्वयं के आपसी संबंधों के वजह से जो भावनाएं हैं उसका प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अगली बात इसके अंतर्गत आती है मापनकर्ता पर तात्कालिक प्रक्रियाओं और परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। और परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। परिस्थिति का मापनकर्ता पर तात्कालिक परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो माप रहा है, जो उसके लिए गया है रेटिंग स्केल के लिए, वहां पर जो तात्कालिक वातावरण या परिस्थिति है उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं इसके आंसर लिख रही हूँ, तो वहां का जो एनवायरनमेंट है अगर उसके प्रति नेगेटिव है तो शायद मैं पॉजिटिव होते हुए भी मेरे ऊपर उस नेगेटिविटी का इफेक्ट आएगा और मैं शायद उसी दृष्टिकोण से उसको टेक करूंगी। इसीलिए जो माप रहा है, जो उसका उत्तर देने वाला है, उस पर तात्कालिक परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तात्कालिक वातावरण जो होता है उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से बालकों के ऊपर दिखाई पड़ता है। इसीलिए जो ये कहा जाए कि रेटिंग स्केल की जो विश्वसनीयता है वह कुछ प्रभावित होती है। नेक्स्ट है जब व्यक्ति को मापने का पता हो तो वह न्यूनता या निम्न स्तर को
दर्शाने वाले पक्ष को चिन्हित नहीं करते। यानी कि निम्न स्तर को दर्शाने वाले, हम कहें कि हम विद्यालय हम नियमित रूप से लेट जाते हैं, हाँ बहुत मतलब कि हाँ नियमित रूप से डेली लेट जाता हूँ, अगर जब इस चीज को स्ट्रांगली करना है तो हम उसको किसी भी हालत, भले ही हम डेली लेट जाए लेकिन हम किसी भी हालत में उस नेगेटिव जो लोस्ट उसके स्तर को दर्शाता है उसको किसी भी हालत में टिक नहीं करते। तो कहने का मतलब ये कि रेटिंग स्केल में जो एक अंतर को जो हम समझना चाहते हैं उस अंतर को समझ पाने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि जो निम्न स्तर को दर्शाता है या यूं कहा जाए कि जो उसके नेगेटिव उस पक्ष को प्रदर्शित करता है उसको चिन्हित या उसको कोई भी व्यक्ति टिक नहीं करेगा। इसीलिए उसका जो रेटिंग स्केल को समय माध्यम से जो हम सूचना जानना चाहते हैं वह सूचना निकल कर नहीं। नेक्स्ट आता है इसमें विपरीत लिंग से स्वयं को विपरीत लिंग से स्वयं को श्रेष्ठ समझना। विपरीत लिंग से स्वयं को श्रेष्ठ समझना रेटिंग स्केल में इसका भी इफेक्ट दिखाई देता है कि जो अपना हर व्यक्ति या हर बालक में एक भावना होती है कि वो दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और उसके अनुकूल ही वह अभिवृत्ति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। जैसे कई जगह हम देखते हैं कि लड़के कई जगह होते हैं कि नहीं तुम तो ये कर नहीं सकते हो, तुमको ये नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में एक सही जो रेटिंग होनी चाहिए वह रेटिंग नहीं हो पाती है। एंड लास्ट, विशेष गुण व मूल्यों का मापन कठिन। विशेष गुणों व मूल्यों का मापन कठिन। विशेष मूल्य व गुणों का मापन भी इसमें कठिन होता है क्योंकि इसमें सही रेटिंग नहीं हो पाती। अर्थात कि रेटिंग स्केल में बहुत सारी ऐसी सावधानियां हैं या बहुत सारी ऐसी सीमाएं हैं जिसकी वजह से इसका उपयोग करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। सबसे बड़ी चीज जिसमें एक चीज और मैं जो कहना भूली वो इसमें क्योंकि रेटिंग को समझना भी उत्तरदाता के लिए कठिन होता है कि वो कितना स्ट्रांगली इस चीज को मान रहा है या नहीं मान रहा है, वो उस रेटिंग को किस तरह से अंतर नहीं कर पाता है। यही एक पॉइंट इसमें बहुत स्ट्रांगली था। इसी आधार पर हमारा आज का होमवर्क होगा अनुस्थिति रेटिंग स्केल क्या है, इसकी सीमाओं के बारे में समझाइए। ठीक है, अनुस्थिति माप की रेटिंग स्केल क्या और इसकी सीमाओं के बारे में
समझाइए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकले, घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।